हाँ जी बच्चों, 4 हेड्स हम कर चुके हैं। 5वां हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमें करना है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी अभी हमारे पास में कल ही परसों में ही दिवाली खत्म हुई है, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, एक छोटा सा चैप्टर कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है जी। अच्छा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब ये इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कहता क्या है, ये देखते हैं सबसे पहले। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमें ये कहता है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन इंडिया is exempt from tax. ठीक है जी, बात समझ में आई? ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, इन इंडिया। यानी कि सर अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इनकम अर्न होगी और वो सोर्सेज हमारे होंगे कहां पे, पाकिस्तान में, चाइना में, नेपाल में, तो क्या वो एग्जम्प्ट होगी? टैक्सेबल होगी। किस किस केस में होगी वो हम रेजिडेंशियल स्टेटस में देखेंगे। अच्छा, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमें अब इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें तो ये पढ़ना पड़ेगा कि सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं क्या, और कौन कौन सी इनकम है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है जी, ये चीज हमें पढ़नी है। अच्छा, अब मैंने एक लाइन आप लोगों को बोली कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम एग्जम्प्ट इन इंडिया इफ इट इज अराइज इन इंडिया, है ना। बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ following condition, it is मतलब, अच्छा it is मत लिखो, ऐसा लिखो पार्शियल इंटीग्रेशन, shall be imposed। मतलब अगर हमारी कुछ शर्तें, जो शर्तें भी बताने जा रहा हूं, वो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। बात समझ में आई? कि वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर कुछ शर्तें पूरी हो गई तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब क्या है वो शर्तें, वो हमें पढ़ना है। कंडीशंस, कंडीशंस आर, क्या है सर कंडीशन? नंबर 1, पर्सन शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है जी, पर्सन शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ। नंबर 2, during the year he earned income other than agricultural activity।
यानी कि किसी और सोर्स से भी उसने कमाया हो, ठीक है जी। और his income other than agricultural activity should be agricultural activities other than agricultural activities should be more than basic exemption limit। बेसिक एग्जामिशन लिमिट मालूम है ना कितनी है? बोलो। कौन कौन है? बोलो कौन कौन है? सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, और अदर्स। अदर्स के लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट है 2.5 लाख। वेरी सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है? अप टू 5 लाख। और सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है? अप टू 3 लाख। अगर इनसे ज्यादा है उसकी इनकम जो अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा पार्शियल इंटीग्रेशन के हिसाब से। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है ये थोड़ी देर में देखते हैं। जी जनाब, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? लिखिए आप लोगों ने, जल्दी से लिख लो। बेसिक एग्जामिशन लिमिट हो गया। अब जरा लिखना ऊपर हेडिंग, एनालिसिस ऑफ अबव रूल्स। वो पूरा नहीं लिखा था अभी तक, ये लो। हो गया? जल्दी जल्दी लिखिए। अब देखो, लिखो अपनी कॉपी में, एनालिसिस ऑफ अबव रूल्स। हाँ जी, जरा मेरे को बताना। अब मुझे, मैंने लॉ पढ़ा दिया आपको, नियम कानून बता दिए, अब मुझे है ना भूल जाती हैं चीजें, मैं भूलने की बीमारी है मेरे को, तो जरा आप बताना मुझे। तो एक बात बताओ, एक है मिस्टर एक्स, इनकी इनकम है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से 5 लाख और हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख। बताओ इनके ऊपर टैक्स लगेगा? यस सर, लगेगा। लो, मैं ये कहता हूं कि इनकी एज 28 साल थी। लगेगा। लगेगा? हाँ। पक्का? हाँ। आओ नालायको, इसको दोबारा से पढ़ो। लगेगा सर, क्योंकि मोर देन थोड़ी है, वो तो लेस देन है ना। 2.5 लाख से ऊपर देंगे ना एग्रीकल्चर के अलावा। मैंने क्या बोला था? जरा पढ़ना ऊपर रेड पेन से क्या लिखा हुआ है ये
सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी कि टैक्स शैल बी इम्पोज्ड। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, पूरी हो रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना। Person should be individual or HUF. Yes, he is individual. During the year, he earned income other than agricultural activity. Yes, he has earned. Or his income other than agricultural activity should be more than basic exemption limit, which is 2.5 लाख in case of others. और उसकी बेचारे की 1 लाख है, उस बेचारे की 1 लाख है। आज का 2.5 लाख को है ना, 1 लाख को 2.5 लाख से कम माना जा रहा है आजकल। दुष्ट बच्ची। तो नो टैक्स, ठीक है बेटा, ध्यान देना है बातों के ऊपर की लिखा गया है। अच्छा, ये तो हो गया केस 1। केस 2, मिस्टर एक्स है, उनकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है कितनी, 5 लाख। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है, यानी कि मान लो हाउस प्रॉपर्टी से उनकी इनकम है कितनी, मान लो 3 लाख। और उनकी एज कितनी थी, मिस्टर एक्स की एज थी 37 ईयर्स। बताओ टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बड़ी जल्दी जवाब देने की पड़ी रहती है। लगेगा। 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है ना भाई साहब, वो किसके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए। और मिस्टर एक्स सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन कितने साल तक होता है ये बताने की जरूरत है आपको। अच्छा, इसका मतलब आप ये समझते हैं 37 में कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है। सर मेरी बात सुनो, भगवान जी ने ऐसी बातें मत करो। इस स्टेज पे आकर के ऐसी बातें करना ना काफी हानिकारक हो सकता है। बेटा सुन लो, 0 से लेकर के और 60 साल तक के उम्र के सभी बंदे, 60 साल से कम तक की सारी उम्र के बंदे, वो कौन होते हैं, अदर्स। जैसे मैं और आप है, मेरा ख्याल है आप भी 60 से ऊपर नहीं है अभी तक, और मैं तो हूं ही नहीं बिल्कुल भी। हमारा ख्याल है आपका वही। हाँ अच्छा, और 60 से ऊपर 80 से नीचे वो सीनियर सिटीजन, और 80 से ऊपर टिल डेथ वेरी सीनियर सिटीजन। तो अब देखो जरा, अब बताओ मुझे कैश के ऊपर टैक्स लगेगा? हाँ जी सर, ये टैक्सेबल है। अब टैक्स कैसे लगेगा? हाँ बेटा लिख लोगे तो बढ़िया, नहीं लिखोगे तो और भी बढ़िया। अच्छा अब जरा बताओ मेरे को, मिस्टर एक्स जिनकी की एज है 97 ईयर्स, उनकी एग्रीकल्चर इनकम है 300 करोड़, ठीक है जी। और उनकी अदर इनकम कोई है ही नहीं। बोलो अमाउंट टैक्सेबल है कि नहीं है? नहीं है। नॉट टैक्सेबल। मजा आया? सर ये क्या कर दिया आपने, सिर्फ 8 लाख रुपए वाले को टैक्सेबल कर दिया और 300 करोड़ रुपए वाले को छोड़ दिया। हाँ जी, यही है हमारा न्याय। समझ में आई बात? अब फिगर्स के साथ भावुक होने की जरूरत नहीं है, जो लॉ कहता है वो पढ़ना है हमें। ओके अब चलो, ये तो पता लग गया हमें कि कब टैक्सेबल होगा कब नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, आओ करें क्वेश्चन। Mr. X on rupees 9 lakhs from agricultural activities and 7 lakhs from non-agricultural activities.
कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, ओके, आ जाओ जी, करते हैं फिर। पहले तो क्या आपकी आत्मा गवाही देती है इस बात की कि ये टैक्सेबल है? हाँ, पहले वो शर्तें देख लेना। ये मिस्टर एक्स है, अगर यहां मैं लिख दूं एक्स एंड कंपनी, फिर नहीं होगा। पहली शर्त ही क्या थी? इंडिविजुअल और एचयूएफ होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर ये रूल नहीं लगेगी, कुछ और लगेगा। अच्छा खैर, इधर देखो, तो हम क्या कहते हैं जी, आंसर में हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स, और कुछ ना दिया हुआ होना हम उसको अदर्स मानते हैं। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो। हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा चलो आओ, अब हम क्या कहते हैं सर? स्टेप 1 तरीके हैं लिखने के। कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है जी, हाँ जी, आओ, टैक्स तो लगाना आता है हमारे को, हमने सीख लिया था पहली क्लास में। आओ एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसकी टोटल इनकम कितनी है जी? 9 लाख और 7 लाख, 16 लाख। 16 लाख के ऊपर टैक्स लगाना है हमने, तो अप टू 2,50,000 नील। अमाउंट भी कितना आ गया? नील। जल्दी नहीं करनी हमें। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5%। कितना हो गया ये? 2.5 लाख रुपए का 5% कितना होता है? जल्दी बता दो। 12,500। अच्छा जी, तीसरा पार्ट 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक कितना परसेंट? 20%। कितना है ये? 5 लाख रुपए। 5 लाख का 20% 1 लाख। लो जी, हो गया गला खराब, और खा लो गोलगप्पे। 10 लाख 1 रुपए से लेकर के 16 लाख तक। सोलह लाख कैसे आया जी? क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट है इसका, 6 लाख है ना? अच्छा, तो कितना? 6 लाख रुपए का। ये मैक्सिमम स्लैब रेट कितना है जी? 30%। 1,80,000। जी जनाब, बताना कितना आया टोटल? 2,80,000 और 2,92,000। नहीं सर, दो पे आने। 2,92,500 आएगा। 4 कहां से आ जाएगा? 12,500 में वो दुष्ट, उसको 1,25,000 समझ रही थी। वैसे तो एक बात ये कह दी, देखो सुनो, मैंने कल एक चुटकुला सुना, तो वो फेसबुक पे आया हुआ था। वो कहता है, हस्बैंड कहता है हाँ भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे कितने पैसे देने थे? कहती है तुमने मेरे 8,000 देने थे। कह रहा कितने दे दिए? कह रहा 4,000 दे दिए। अच्छा, कितने बच गए? 4,000।
कहती है अब सब्जी वाले के भी 400 देने हैं तुमने मुझे। कहते ठीक है जी। कह रही लगाओ इसके अंदर 400। तो देखो अब तुमने मेरे को 8000 देने। तो फेसबुक पे भी ऐसी ही कैलकुलेशन करते हैं लोग जो उसके अंदर। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। रोशनी जी कृपया आप ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा देखो तो हम क्या कह रहे हैं 2,92,500 है ना। ओके अच्छा स्टेप 1 सीख लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेप 1 में नंबर 1 में क्या लिखा हुआ सर, याद हो गया हमारे को कि हमने क्या करना है सर, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना है और अपने वही स्लैब रेट लगा देने हैं। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 कंप्यूट टैक्स ऑन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है ओके। हाँ जी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी 9 लाख रुपीज। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसके केस में कितनी है 2,50,000। कितने हो गए टोटल 11,50,000 के ऊपर टैक्स लगाना है अब हमें। क्यों? ये रूल है। क्यों का क्या मतलब है। स्टेप 2 यही है। एग्रीकल्चरल इनकम तो सिर्फ 9 लाख ही है ना। हाँ और साथ में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर भी टैक्स लगाना है इसके साथ ही। अभी क्यों अभी पढ़ लो फिर सेकंड स्टेप का मतलब बताता हूँ। तो सर ये अप टू वैसे ही लगाएंगे 2,50,000 नील, अमाउंट भी नील। 2,50,000 1 to 5,20 सॉरी मतलब जितनी वो इनकम कर रहा है उससे ज्यादा भी टैक्स लगेगा। अभी अब देखो तो सही तो गलत। 5% 12,500 5,01,000 से लेकर के बताना 10 लाख रुपए तक 20% 1 लाख रुपया और फिर 10 लाख से 11,50,000। अब रोशनी जी नाराज हो गई, कह रही है जितनी वो इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा के ऊपर टैक्स लग जाएगा। नहीं रोशनी जी पहली बात तो ये कि जितनी वो इनकम अर्न कर रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाली 11,50,000 रुपए, उससे ज्यादा भी टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि जो 2.5 लाख रुपए जोड़ रहे हैं उसके ऊपर तो टैक्स लग ही नहीं रहा ना। देखो उधर नहीं लग। तो ये कितना हो गया 1,50,000 रुपए का 30% मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए 50,000 आता है। कितना आएगा नहीं वो तो 1/3 आएगा। कितना आएगा 45,000। 1.5 लाख रुपए का 30%। सर लेकिन अगर हमने 9 लाख के लिए होता ना। मैंने दिया होता तो चलना ही नहीं है ना। मुझे तो आप बस ये बताओ कि तीनों का टोटल कितना है 1,57,500। अब स्टेप 3 डिडक्ट स्टेप सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। and apply cess। हाँ जी टैक्स एज पर स्टेप 1 कितना था जी कॉपी में आपकी बताना 2,92,500 और टैक्स एज पर स्टेप सेकंड 1,57,500।
1,35,000। 1,35,000 यस सर। और इसके ऊपर लगा दो, ऐड कर दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 1,40,000। कितना? 1,40,400। टोटल नहीं, मेरे को ये बताओ, एक 35 का 4% कितना होगा? 5,400। और नेट टैक्स लाइबिलिटी 1,40,400। 1,40,400। 4% रूल है सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये रेट है इसका। ये तो कंपलसरी है। कंपलसरी है सर, हर एक पे लगे। देखो जी, अब जरा मेरे को सोच करके बताओ, इधर देखना, स्टेप 1 में हमारा टोटल टैक्स कितना बना था? 2,92,500। उसके ऊपर जो टैक्स बना था एग्रीकल्चर इनकम पे, वो टैक्स हमने डिडक्ट कर दिया, तो किस पे टैक्स लगा है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे। बात समझ में आई? ओके। अब उसको स्लैब रेट का बेनिफिट 2 बार ना मिल जाए, एक बारी एग्रीकल्चर इनकम पे, एक बारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे। तो हमने क्या किया, जब हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा रहे थे ना, वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे थे ना, तो हमने ना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी साथ में जोड़ दिया, जिससे कि टैक्स 9 लाख रुपए के ऊपर लगे। अगर हमने ये 2.5 लाख रुपए नहीं जोड़ा होता तो 9 लाख रुपए का एक हिस्सा जो है वो एग्जम्पशन लिमिट में चला जाता है ना, 2.5 लाख माइनस हो जाता, फिर 9 लाख पे नहीं लगता, 7.5 लाख पे लगता। तो इस चीज को बचाने के लिए, और हम ना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट केवल एक ही बार देते हैं, तो हमने स्टेप 1 में दे दी थी, स्टेप 2 में नहीं देंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज कर देंगे, स्टेप 2 में दे देंगे सर, स्टेप 1 में नहीं देते, नहीं। आप क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देंगे, उसकी एग्जम्पशन देंगे, दे दी हमने। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जोड़ करके उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की जो भी अमाउंट थी उसको छोड़ दिया, यानी कि अब दोबारा नहीं मिलेगा उसको। तो टैक्स लगा है उसका पूरा 9 लाख रुपए पे, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और फिर जितना भी टैक्सेबल अमाउंट बनता था स्टेप 1 में, यानी कि टोटल इनकम में से माइनस कर दिया, कौन सा वाला? एग्रीकल्चरल इनकम वाला। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा, कितना लगा जी? 1,35,000, और उसके ऊपर हमने सेस इंक्लूड कर दिया। बताओ जी, किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत है तो पूछे। सर इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको निकालने की जरूरत क्या है? 9 लाख क्योंकि उसके दायरे में ना आ जाए, मिल के दायरे में ना आ जाए 2.5 लाख के। सर इसमें ये था ना, दोनों इसकी पूरे टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम भी थी और नहीं, रूल ये नहीं था, रूल ये था पार्शियल इंटीग्रेशन इंपोज होगा। अब पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे लगाया जाता है, ये मैंने स्टेप 1, 2 और 3 में आपको सिखाया। तो सर ये स्टेप 1 में तो चीजें समझ में आ गया कि उसकी दोनों टैक्सेबल हो गई थी, ठीक है, तो उसमें हमने टैक्स लगा दिया 9,05,500। और फिर ये क्या है, ये बेसिक कंजम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने दोबारा से टैक्स इंपोज किया, अब की बारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं किया, एग्रीकल्चर इनकम पे किया। तो एग्रीकल्चर इनकम में तो लगेगी नहीं ना। हाँ, नहीं लगेगी ना, तभी तो उसको माइनस कर दिया थर्ड स्टेप के अंदर। जो 1,57,500 कहाँ लगा बताइए आप? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कहाँ टैक्स लगा? जितना टैक्स बना था वो निकाल दिया और रिमेनिंग के ऊपर आपने टैक्स दे दिया। तो टैक्स कम हो गया। हाँ, एक तरीके से टैक्स कम हो गया। हमें ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी स्टेप 1, 2 और 3 का? बहुत से लोग हैं ना, कुछ अपनी दूसरी एक्टिविटी से इनकम जो अर्न करते हैं उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मिला देना चाहते हैं, वो ना मिल पाए, इसके लिए हम इस तरीके से टैक्स लगाते हैं। टैक्सेबिलिटी के दायरे से बाहर हो जाता हाँ, तो टैक्स की छूट हम देंगे, सबको देंगे एग्रीकल्चर इनकम पे,
लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं। तो कोई हमें ये धोखा नहीं दे सकता कि उन्होंने कमाई तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हो और वो दिखा रहे हो क्या, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इस तरीके की वो छूट नहीं ले सकते। ये बात समझ में आई? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बारी देख लो उसको। काम यही करना है स्टेप 1, 2 और 3 में। हो गया जी? अच्छा, अब सर एग्रीकल्चर इनकम है क्या, ये जानने में भी आप लोगों की दिलचस्पी होगी। तो सेक्शन 2(1)(a) कुछ बोलता है, डेफिनेशन है ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की। पहले नंबर पे रखा हमने रेंट को। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे रखा हमने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को। और तीसरे पे हमने रखा जी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। वो तो चल ही नहीं रहा। नहीं, ऑन करने की जरूरत है। ऑन कर दूं? अच्छा अच्छा, उससे पहले हमें वहां से ऑन करना। अभी मजा नहीं आ रहा ना, छुट्टियां ली नहीं है हमने, इतनी छुट्टियों से मन नहीं भरा, बीमार हो जाए फिर छुट्टियां लेंगे, इसलिए भैया जी हमसे एसी की डिमांड कर रहे हैं। 2 मिनट, अभी थोड़ी देर में बंद कर दूंगा मैं, ठीक है? सबकी तबीयत खराब हो सकती है, मौसम ऐसा ही, इससे तो बढ़िया थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर। अच्छा छोड़ो, हाँ जी। तो ना मैंने क्या बोला, अभी लिखना मत इसको, दीदी मत लिखो प्लीज। और एक एक लाइन में तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला जो आपने छोड़ी भी नहीं है। नाम क्या आपका? पूरा जैन जी। अच्छा, तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। पहला रेंट। अगर आप किसी भी तरीके का, शांत रहो, अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी रेंट रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, देन इट इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल इनकम। है सर, ये क्या बोल रहे हो भाई? रेंट कह रहा हूं मैं, रेंट फ्रॉम लैंड कर लो इसको। चलो, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि आपने किसी जमीन को किराए पे दिया। आप खुद किसान नहीं है, मैंने कनिष्का को ये जमीन किराए पे दी, इन्होंने मुझे रेंट दिया। अब ये देखने वाली बात तो है ना कि ये रेंटल इनकम है,
और रेंट या तो हाउस प्रॉपर्टी से हो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, वरना अदर सोर्स की इनकम में जाता है। लेकिन अगर वो रेंट, आज तीसरी नई बात पता लग रही है हमें कि अगर वो रेंट रिसीव हुआ है लैंड से, जो कि लैंड यूज की गई है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, और ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और ये एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है, तो ये क्या हो जाएगी सर, इसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मान लेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे। और एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है क्या? नहीं। बात समझ में आई? ओके, तो हमारे पास में ये रेंट को हमने पकड़ लिया। अभी ऊपर ऊपर से बताता हूं, फिर डेप्थ में और चलेंगे। दूसरा एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अब सर ये क्या है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन को हम कैसे डिफाइन करें? तो हमने यहां पे बेसिक ऑपरेशंस और सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस का नाम लेते हैं। ये क्या होता है सर? ध्यान से सुनना मेरी बात को, और लॉ में जैसे जैसे चेंजेस आए हैं ना वैसे वैसे बताता जाऊंगा, चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होती जाएगी। कहता है बेसिक ऑपरेशंस और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन को करने से जो भी चीज जमीन से बाहर आती है, यानी कि जिसको हम पैदावार कहते हैं, वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, उसको अगर हम बेच देते हैं। अब ये सर बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन क्या है? बेसिक ऑपरेशन होता है जब तक पौधा बाहर ना आ जाए, उससे पहले तुम क्या करते हो? बीज डालते हो, खाद डालते हो, जैसे ही पौधा बाहर आ जाता है फिर उसके रखरखाव में जुड़ जाते हो, पेस्टिसाइड डालते हो, उसके आसपास कोई शेड बना देते हो, शेड नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? बाउंड्री टाइप या कुछ भी ऐसा, फेंसिंग कर देते हो आप, या उसके रखरखाव पे कोई भी खर्चा करते हो। तो ये कौन से सब्सीक्वेंट ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन कौन से? जब तक जमीन से पौधा बाहर नहीं आ जाता। जब शुरू में लिखा गया, यही लिखा गया बेसिक ऑपरेशन कौन से है? जब तक पौधा बाहर नहीं आ जाता। पौधा बाहर आ गया उसके बाद में वो जो भी आप उसके लिए कर रहे हो वो क्या है? सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। अब क्या सिर्फ बेसिक ऑपरेशन करने से जो चीज बाहर आती है वही केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? तो सर फिर आलू कहां जाएंगे? पोटैटो। शकरकंदी कहां जाएगी? वो तो है ही नहीं। इसका मतलब वो तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रोड्यूस है ही नहीं, है ना? उसको बेचने से कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं है। तो लॉ ने कहा यार यहाँ पे तो डेफिनेशन गलत हो गई है कुछ। कहते हैं अब की बार क्या बोला गया? कहता है बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने से जो भी चीज जमीन के बाहर आती है या अंदर चली जाती है, तो वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है, अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ही केवल खेती की जाती है क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ही किए जाते हैं या फिर खाने के लिए किए जाते हैं? पहले क्या कहा जाता था? खाने के लिए ही यूज होती है। लेकिन आपको पता है कॉटन्स भी होती है। कॉटन को खा लेते हो क्या? पहनने के काम आती है ना। इंडिगो होता है, नील। कंजम्पशन का सेंस ही दिया गया उसको। पहले क्या बोल रहे थे हम? ये खाने के लिए जो यूज होती है। अब क्या हमने बोला? अब हमने बोला ह्यूमन कंजम्पशन। अब हमने क्या बोला? ह्यूमन कंजम्पशन। अब ह्यूमन कंजम्पशन खाने के लिए भी हो सकती है और पहनने के लिए भी हो सकती है। डेफिनेशन में और ट्विस्ट आ गया। अब फिर देखा गया कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होती, एनिमल्स के लिए भी होती है। चारा उगाया जाता है बाकायदा जानवरों को खिलाने के लिए। आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन होता है। एंड दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। तो फिर हमने कहा यार हमारा तो दिमाग खराब हो गया। अब हमने एक ऐसी डेफिनेशन लिखी, हमने कहा बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन को करने से जो भी चीज, जो भी प्रोड्यूस जमीन के नीचे चला जाता है, खुद के निकाला जाता है या फिर जमीन के ऊपर आ जाता है, काट करके हटाया जाता है और सेलेबल टू मार्केट है, वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और इसको बेचने से जो इनकम आ रही है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। सेलेबल टू मार्केट का मतलब क्या हो गया? सेलेबल टू मार्केट का मतलब हो गया सर ह्यूमन को चाहिए मार्केट में जा, एनिमल को चाहिए तू भी मार्केट में जा। सोचो गाय जा रही है अपना खाना लेने के लिए 500 रुपए का नोट लेकर के, नहीं, ह्यूमन जाएगा उसके लिए अपनी गाय को खाना खिलाने के लिए। तो सेलेबल टू मार्केट एक सही एप्रोप्रिएट वर्ड था। हाँ, अब सेलेबल टू मार्केट का मतलब भी समझ लो। कुछ चीजें होती हैं
जो सेलेबल टू मार्केट होने से पहले ना फर्दर कुछ प्रोसेस मांगती हैं। सर ऐसी क्या चीज है? टबैको लीव्स पता है तुम्हें? बीड़ी पीते हो? नहीं पीते? बीड़ी पीते हुए देखा किसी को? दुनिया में हर एक पत्ता हरे रंग का होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे रेड भी हो सकते हैं, जो भी है, मतलब ग्रीन होते हैं मैक्सिमम। और ग्रीन का मतलब है कि उसके अंदर पानी है, और पानी से भरे हुए पत्ते की अगर आप बीड़ी बनाएंगे तो जलेगी नहीं, मजा नहीं आएगा। तो ना उसको है ना पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सेलेबल टू मार्केट होने से पहले। पहले एक बात बताओ, टबैको लीव्स जो होती है वो एक बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करके बनाई जाती है। हाँ सर, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, चाहे नहीं भी पता हो, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से चीज बाहर आती है। लेकिन वो सेलेबल टू मार्केट कब होती है? जब उसको सुखाया जाता है धूप में। वो पत्ता सड़ेगा तभी बीड़ी का बनेगा, वरना वो सेलेबल टू मार्केट नहीं होगा। तो ध्यान से सुना मेरी बात। आपने पैडी प्रोड्यूस किया, पैडी को राइस में कन्वर्ट किया, अब राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये सेलेबल टू मार्केट है। अच्छा, आपने शुगर केन प्रोड्यूस किया, शुगर केन एज इट इज सेलेबल टू मार्केट है। आपने टबैको लीव्स प्रोड्यूस की, टबैको लीव्स सेलेबल टू मार्केट नहीं है अभी, उसको डाइंग का ऑपरेशन चाहिए, यानी कि अभी उसको क्या नाम है, सुखाया जाएगा, फिर सेलेबल टू मार्केट होगा। सर ये हमें आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं आपको सेलेबल टू मार्केट का मतलब बताना चाह रहा हूं। सर क्यों बताना चाह रहे हो सेलेबल टू मार्केट का मतलब? इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अप टू सेलेबल टू मार्केट एक्सपेंसेस अप टू सेलेबल टू मार्केट shall be regarded as expenditure related to agriculture produce, और उसके बाद के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं ना, that is business activities. Oh my God! अब जरा ध्यान से सुनना। रतन टाटा जी अपने ही चाय बागान है ना, पत्तियां तोड़ते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है, उसकी टी लीफ से मैंने टी बना दी और अब वो आपकी प्यालियों में आ गई चाय। सोचो, रतन टाटा जी कहते हैं सर मैं तो फार्मर हूं, मैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के नाम पे अगर उनकी इनकम को हम एग्जम्प्ट कर दें, कितना मजा आ जाएगा उनको और कितना लॉस हो जाएगा हमारे को। बात समझ में आई? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप ये कहते हो, अब आपका मन क्या कहता है कि रतन टाटा जी जब तक आप चाय बागानों में टी लीव्स उगा रहे थे तब तक तो आप क्या थे? किसान थे। इसके बाद जैसे आप फैक्ट्री में लेकर के आए इन टी लीव्स को और आपने टी बनाई, तब आप बिजनेसमैन हो गए। एम आई राइट? क्या आपकी भावनाएं मेरी भावनाएं से जुड़ती हैं? क्या आप मेरी बात को समझते हैं? ऐसा सामने आया ना पिक्चर, भाई हमने बोल दिया, हमने भावनाओं में बह करके बोल तो दिया कि बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करने से। कहते चलो, रतन टाटा जी खड़े हो गए, कहते चलो चाय के बागान में खुद ही उगाऊंगा और अपनी सारी की सारी इनकम को एग्जम्प्ट करवा दूंगा। हमने कहा ना जी ना, ऐसा ना करना आप हमारे साथ, देश को रेवेन्यू की जरूरत है। तो हमें ना ये चेक करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर अप टू सेलेबल टू मार्केट जो है वो तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर से एग्जाम माइनस होंगे, और रिमेनिंग वाले, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शुगर केन है, आप जैसा फसल को वहां से तोड़ते हैं वैसा ही उसको प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब्जेक्ट टू दंत क्रांति आप लोग यूज करते हो, दांत सही हो आपके, यानी कि जो आपने शुगर केन तोड़ा है फार्म्स में से, उसको आप छील करके इमीडिएटली वैसे ही खा सकते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो उसके ऊपर अगर सोचो, आप उसको धोने में, काटने में, सुखाने में या कुछ और यूज करने में उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो क्या ये एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर है? नो सर, नो, इट इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इट इज नॉट एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस, इट इज बिजनेस। कब? जब आपने उसके ऊपर एक्सपेंस किए, वो बिजनेस एक्सपेंस बन जाएंगे। कौन से वाले बिजनेस एक्सपेंस?
जबकि आप उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में स्ट्रेट अवे कंज्यूम नहीं कर सकते, जो कि कर रहे, जो आप कर सकते थे। आपने वहां से उसको उखाड़ा, खा सकते थे, लेकिन खा नहीं रहे हो, मार्केट में लेकर के जा रहे हो कि इसकी छोटे छोटे पीसेस करके मार्केट में रेडी पे बेचूंगा या कुछ भी करूंगा। वो बिजनेस इनकम है। बेचना भी। हाँ बेचते हैं ना, पहले आते थे, आप लोग तो अब बड़े हो चुके हो, हम जब अपने बचपन में थे तो गन्नेरी वाले आते थे, छोटी छोटी बेचते थे वो लोग पीसेस। अगर मतलब जो एक्सपेंसेस है वो तो हमारा बिजनेस इनकम है, लेकिन जो हम बेच रहे हैं वो तो एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू बिजनेस। सॉरी, हाँ बिजनेस एक्सपेंसेस है, और लेकिन मतलब वो तो एग्रीकल्चरल होगा ना। नहीं बेचा, वो बिजनेस इनकम होगा। जहां तक मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। डायरेक्टली हम चलो। सही, तो कंपलसरी है ना कि सेलेबल कंडीशन तक लाने का, वो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपेंस है। बट अगर वो आ चुका है ऑलरेडी और उसके ऊपर कोई इनकर्ड हो एक्सपेंडिचर, तो आ जाओ ना, आ जाओ, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ दिखाओ, आ जाओ दिखाऊं तुम्हारे को। ये अपनी लैंड थी, ये मैंने गन्ने का बीज बोया, ये गन्ना उग गया, शुगर केन उग गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने इसको यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया और मैंने अपनी यहाँ पे रेडी पे इसको छोटा 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 काट करके रख लिया। ये अब क्या है, बिजनेस इनकम है। कब? देखो यहाँ पे जो सीड्स थे, यहाँ पे जो सॉइल के ऊपर खर्चे थे, यहाँ पे जो पेस्टिसाइड थे, वो है एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। जब ये उग करके तैयार हो गया था और सेलेबल टू मार्केट था, उसके बाद अब मैंने ना क्या किया, यहाँ पे ये क्या नाम है, छोटे छोटे पीसेस करके इसको रख लिया। बर्फ का टुकड़ा लेकर के आया, उसके बिना ये बिकते नहीं है। बर्फ का टुकड़ा इसको तरोताजा रखता है, तुम लोगों ने देखा भी होगा। अब बर्फ के टुकड़े के ऊपर जो मैंने एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंस ऑन शॉप, ये शॉप ही है ना मेरी, ये क्या मेरे एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे बिजनेस एक्सपेंस हैं। बस ये ही जानना जरूरी है कि कब हमारा सेलेबल टू मार्केट हो जाता है वो प्रोडक्ट। अब ये तो मैंने शुगर केन की बात की, अगर मैं यहाँ पे उसकी बात करता हूं, किसकी, ये जो टबैको लीव्स की, तो इसको उखाड़ करके मुझे सुखाना भी पड़ेगा। तो सुखाने के एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे बोलो? बिजनेस में नहीं आएंगे, एग्रीकल्चर में आएंगे, क्योंकि मार्केट में सेल करने से पहले जरूरी था उसको सुखाना, वो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। सर अगर ये पूरा गन्ना लेके चले गए ऐसी बेच दी बिना बर्फ के, तो एग्रीकल्चर इनकम, फिर तो एग्रीकल्चर हो जाएगी ना, फिर तो किसान ने अपना गन्ना बेच दिया, तो वो तो बात अलग है, क्योंकि सेम कंडीशन से। हाँ सेम कंडीशन में बेच दिया उस। अच्छा ये मैं क्या बनाने लग गया था, भावुक हो जाता हूँ मैं भी। अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है ना, तब वो बिजनेस। हाँ तो टी लीव्स भी तो एग्जांपल है। हाँ टी लीव्स भी हो जाएगा। तो फिर आप ऑर्डर पे टैक्स सर ऐसा भी है कि उसकी मतलब जो कंडीशन है चेंज नहीं करनी बिल्कुल। हाँ ऐसा ही। और अगर कंडीशन चेंज नहीं करी तो कंडीशन चेंज नहीं किए बिना, और वो सेलेबल टू मार्केट के लिए एक्सपेंसेस जरूरी है, तो वो एक्सपेंस है कौन से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के। जैसे इसमें ये था, मैंने चली कर देंगे सीधे बर्फ वगैरह का खर्चे कर दिए, फिर तो एग्रीकल्चर। हाँ टी लीव्स वाले वाले में, टी लीव्स वाले के अंदर क्या होगा, कृपया ध्यान दें, कृपया शांत रहे, मेरी बात सुन लो। जो टी का मैंने एग्जांपल दिया था, नहीं सुनेंगे अभी नहीं सुनेंगे। टी का जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसका जनरल रूल है रतन टाटा जी के लिए, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो कि टी लीव्स ग्रो करता है और मैन्युफैक्चर करता है टी को। 60-40 40 बिजनेस इनकम है और 60 एग्रीकल्चर इनकम है। जाओ भाड़ में जाओ, अब मिलाते रहो इसको। यानी कि आपने इसके अंदर टी लीव्स उगाई और 250 ग्राम का एक पैकेट आपने 250 ग्राम का एक पैकेट आपने कितने का बेच दिया, 100 रुपए का बेच दिया। तो 100 में से 60-40 कर देंगे हम पकड़ के। यानी कि अगर आप बता नहीं पा रहे ना खुद को कि भाई कितना मिक्स है बिजनेस हमारा बीच में दोनों एक्टिविटीज के, तो हम कहते हैं फिर 60-40 ले लो। 60-40 सिर्फ टी के लिए है, कॉफी के लिए कुछ और है, रबड़ के लिए कुछ और है सर, ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। हाँ जी, कॉफी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हर्ब्स होते हैं उसके।
है? 100% ही तो हो गया। हाँ 60 60 एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा और 40 बिजनेस मान लिया जाएगा 100 क्यों नहीं मान रहे? 60 एग्जाम हो जाएगा और 40 क्योंकि उसने बेचा क्या था, क्योंकि उसने बेचा क्या था, एग्रीकल्चर उसने तो बेचा था ना अपने पास में एग्रीकल्चर के बाद की बात, मतलब कि उसने क्या बेचा था, क्या नाम है, टाटा टी बेची थी, टाटा टी का पैकेट बेचा था। बिजनेस भी इन्वॉल्व है और बिजनेस भी इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व है। हाँ लेकिन बात बकरी चाय वाले की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर नहीं, वो मैन्युफैक्चरर तो है उसका लेकिन प्रोड्यूसर नहीं है। मतलब वो हाँ वो होना चाहिए। इसमें फायदा तो दोनों है, 60% तो एग्जाम हो जाएगा, 40% बेच। देखो वो क्या हो जाएगा वो बात की बात है, वो उसके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन हम लगाएंगे, ठीक है ना, तो माना ये माना जाएगा। अभी तो मैं आपको केवल ये बता रहा था कि ऑपरेशंस का मतलब क्या है, बात समझ में आई ऑपरेशंस का मतलब क्या है। ये लो आओ पढ़ा भी दूं एक बारी, इसको पढ़ो बाप, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो जी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रेंट या रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये क्या है जी, हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे हैं। अच्छा हमने क्या बोला, रेंट रिसीव बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट वुड आल्सो बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि मैंने कनिष्का जी को फॉर्म्स दिए, इन्होंने आगे सब लेटिंग कर दी, तो इनकी इनकम भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। लेकिन यहां पे एक बात लिखी हुई है, रेवेन्यू या फी रिसीव फ्रॉम रिन्यूअल ऑफ लीज ऑफ लैंड वुड बी रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। यानी कि हमने अगर कोई फी चार्ज की है किसको, रिन्यू करने को, किसको, लैंड को रिन्यू करने को, उसको हम लैंड से हुई इनकम मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है। यहां पे देखो एक बात और, ऊपर लिखा था ना लेटिंग आउट ऑफ लैंड इन इंडिया, लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, ऊपर लिखा होगा ना बोर्ड में, तो ये क्या लिखा हुआ है, कहता है एग्रीकल्चर लैंड अगर फॉरेन कंट्री में होगा तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा नोट, एक और नोट लिखा हुआ है, इफ रेंट इज नॉट रिसीव्ड इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। बात समझ में आई कि रेंट जो था वो टाइमली नहीं पे किया गया, सामने से हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दी, सच इंटरेस्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि इनकम ने इनकम जनरेट की है ना आगे, और ये कहां पे आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया सारे पॉइंट्स, बात समझ में आई। तो रेंट का भी पढ़ लिया हमने, सबलेटिंग का पॉइंट भी पढ़ लिया, रेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट आया वो भी पढ़ लिया, ठीक है ना। अच्छा भगाते हैं इसको यहां से, खामखा की लाइनें क्यों पेंडिंग बना के रखी। अच्छा जी, ये बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन इसका नीचे दिया हुआ आपकी बुक के अंदर ही, जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाई ना। अब सुनो तीसरा, ध्यान से, तीसरा क्या था, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। पहले तो फार्म हाउस का मतलब पता है तुम्हारे को क्या होता है, लैंड के ऊपर नहीं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। फार्म हाउस का मतलब समझते हो, ये देखो फार्म हाउस की पिक्चर बनाते हैं, ये हमारा हाउस था और यहाँ पे खेत बने हुए थे, इधर खेत 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 खेत, सारी ये फार्म्स जो है ना, फार्म हाउस का ये मतलब होता है। फार्म हाउस का ये मतलब नहीं होता कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, फार्म्स के नाम पे फार्म्स ही नहीं है और वो वेकेंट लैंड है और वहां पे आप शादियां करवा रहे हो और शादियों से इनकम आ रही है और फार्म हाउस की इनकम आप कह रहे हो और इनकम को एग्जम्प्ट करा रहे हो। एग्रीकल्चर लैंड के सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो ना फार्म हाउस के अंदर, कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, फॉर्म्स शुड बी देयर। अच्छा एक बात बताना, जिसने शादी करवानी है, जिस मतलब होस्ट है, वो कभी ऐसी जगह को लेगा जहां पे फार्म्स खड़े हुए हो और एक बिल्डिंग हो। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे फार्म्स है, सर मेरी ये बिल्डिंग है, इसको ना फार्म हाउस कहते हैं, आओ आपके बच्चों की यहाँ शादी करवा दें,
तो कहेगा भाई साहब मेरे रिश्तेदार कहाँ से आएंगे, कहते बस यहीं से घुस के आ जाना तुम, यहाँ पे फेरे दिलवा देंगे। कोई लेगा क्या इसको? कोई नहीं लेगा। तो फार्म हाउस का एग्जैक्ट मीनिंग ना वो नहीं होता जो आपने पिक्चर्स में देखा हुआ है। फार्म हाउस का मतलब होता है क्या? एक ऐसा हाउस प्रॉपर्टी जो कि विद इन द विसिनिटी ऑफ फार्म्स बनी हुई है और जो कि यूज की जा रही है एज अ ड्वेलिंग हाउस या फिर टूल्स वगैरह रखने के लिए। अब ये क्या होते हैं जी? ड्वेलिंग हाउस क्या होते हैं मालूम है आप लोगों को? कभी कभी क्या होता है ना, अनाज काट करके है ना किसान इन हाउस में स्टोरेज के लिए रख लेता है, स्टोरेज पर्पस के लिए रख लेता है, ठीक है जी। तो उससे अगर कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम क्या है जी? वो इनकम क्या है? वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आएगी आपको? सर वहां से इनकम कैसे आएगी? वहां से इनकम कैसे आएगी? मान लो बगल बगल में खेत है, बगल बगल में खेत है, मेरे खेतों के अंदर ये ड्वेलिंग हाउस है, साथ वाले के पास में नहीं है। अब ये ड्वेलिंग हाउस बहुत बड़ा है, इसका मैं पूरा यूज नहीं कर पाता। ये कहता सर सुनो, मैं अपनी ना यहाँ पे, मतलब ये वाला पर्सन कहता मैं अपनी ट्रॉली आपके स्टोर में रखवा दिया करूं। ट्रॉलीज होती है ना इनकी, बड़ी बड़ी लॉरीज होती हैं, ट्रॉलीज होती हैं, कहता मैं यहाँ पे खड़ी करवा दिया करूं, मैं आपको ना पार्किंग की चार्जेस दे दूंगा, रेंट दे दूंगा। तो मैंने रेंट रिसीव कर लिया, दैट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बट माइंड यू, ये जो है ये एज अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं यूज होना चाहिए। अगर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तरह से यूज हुआ और रेंट रिसीव हुआ, ना ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग और ना ही किसी तरीके का कोई भी ऐसा ओकेजन या कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि ओकेजनली होते हैं, जैसे कि मैरिजेस वगैरह होती है, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसको फिर हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। जैसे एक बात और बताऊं तुम्हें, ध्यान से सुनना मेरी बात। मूवी देखी सिंग इज किंग? डीडीएलजे देखी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहां पे शाहरुख खान खड़ा होता है खेतों में, जो तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसे कर रहा होता है। शूटिंग चल रही है, इनके फार्म्स हैं, मेरे हीरो हीरोइन वहां पे शूटिंग कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम शूटिंग कर रही है। इनके फार्म्स मैंने किराए पे ले लिए। मैंने कहा मैडम आपके फार्म्स में शूटिंग करवानी है, हमें ना खेतों का सीन दिखाना है। अच्छा, अब सोच करके देखो, एग्रीकल्चर इनकम को हमने एग्जम्प्ट क्यों किया है पता है? इसलिए किया है क्योंकि ये बेचारा गरीब किसान पूरे टाइम काम करता है और उसके बाद भगवान के ऊपर कहता है, भगवान के ऊपर आश्रित है कि हे भगवान पानी मिल जाए तो मेरी फसल, रिस्क बहुत ज्यादा है। अब ये कैसा किसान है जिसके फार्म्स में आकर के शूटिंग करते हैं, 2 करोड़ बैठे बिठाए दे जाते हैं, लो मैडम आपका रेंट। ऐसी प्राइम लोकेशन होने की वजह से कोई रिस्क था इनका? तो तुम्हारी इच्छाएं क्या कहती हैं? फार्म शूटिंग, फार्म्स के अंदर जो शूटिंग हुई है उससे अगर कोई इनकम है तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए ना। इन्होंने भी नहीं माना हुआ। देखो इनके और तुम्हारे ख्याल कितने मिलते जुलते। अच्छा, फार्म से ना अलग अलग तरीके की और भी इनकम होती है। कैसी इनकम होती है ये देखो। अब ना क्या हुआ, कुछ इस तरीके से, और ये कहानियां नहीं है नालायकों, कभी तुम सोचो कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, केस स्टडीज हैं। यहां से जा रही थी नहर, अब दीदी के पास तो अपना पूरा का पूरा ट्यूबवेल था एक तरीके से, कनिष्का दीदी के पास में। अब मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैडम मैं गरीब आदमी हूं, मेरे खेतों में कैसे आएगा पानी? तो इन्होंने ना क्या किया, अपने खेतों से एक छोटी सी है ना इस तरीके से एक नाली सी काट दी और यहां पे मेरे पास भी पानी आ गया। ठीक है, इस काम के लिए मैंने इनको पैसे दिए। वाटर इरिगेशन सिस्टम कहते हैं इसको। क्या ये इनकी एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, ये इनकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस में क्या है? इनकम हो रही है कहां से? हाउस से। हाउस से इनकम हो रही है। और हाउस किसके लिए यूज हो रहा है जी? एज अ ड्वेलिंग हाउस या फिर स्टोरेज पर्पस फॉर टूल्स एक्सेट्रा। बात समझ में आई? इसलिए यूज हो रहा है। आओ इस चीज को पढ़ लें जरा। ये देखो क्या लिखा हुआ।
लिखा हुआ है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग इन रूरल एरिया रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल फार्म बिल्डिंग यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस फॉर फार्मर, या फिर स्टोरेज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए काम आते हैं, फिर टूल्स वगैरह रखने के लिए काम आते हैं। ठीक है जी, ओके। देखो ये लिखा हुआ है कि अगर फार्म्स जो है वो सिचुएटेड है अर्बन एरिया में, तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, ओके, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही होगा, मतलब मान लिया जाएगा अर्बन में होगा, अगर अर्बन में होगा। वैसे ये रूरल एरिया के अंदर होता है। एग्रीकल्चर लैंड होना इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड होना जरूरी है। ओके, तीनों को पढ़ लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बुक में लिखा हुआ है। हाँ जी, अगर किसी तरीके का कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है एक ऐसी कंपनी से जो कि इनकम अर्न कर रही है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, तो ये डिविडेंड को हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्रीकल्चर इनकम है हमारी। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में हैं और मिलकर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगा रहे हैं, तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। देखो मैंने ना एक बात बोली थी, इस लाइन को पढ़ना, क्या लिखा है, ए फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी फॉरेन में ही होगी, ये जरूरी तो नहीं है ना, इंडिया में भी लोकेटेड, इंडिया में भी हो सकती है। तो इफ फॉरेन कंपनी इज डूइंग एग्रीकल्चर, इट्स एग्रीकल्चर इनकम इज इन इंडिया शेल ऑल्सो बी एग्जम्प्ट। बात समझ में आई? फॉरेन कंपनी, अच्छा सर ये क्वेश्चन था ऊपर, क्या? क्वेश्चन था एक नहीं करना ही नहीं है, अगर वो होता जरूरी मैं खुद ही करता, पढ़ लिया, नहीं पढ़ना ही नहीं है, नहीं करना, उसका कहीं और पे भी है, डिविडेंड की कैलकुलेशन हम कहीं और देखें। देखो जी इधर सुनो बात, तो कौन कौन सी चीजें एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे सेल ऑफ सीड्स एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स आता है सर, रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अच्छा, यानी कि हमने ना रेंट रिसीव किया, मतलब देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को, एक होता है रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड, फ्रॉम लैंड। अब एक बात बताओ, ये दो चीजें हैं हमारे पास में, हमने ना वो फसल खुद उगाई होगी, या तो हमने उस फसल को उगाया और वो इंसान के लिए नहीं है, वो जानवर के लिए है, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आती है, हमने थोड़ी देर पहले बोला। लेकिन अगर हमने क्या कहा, ग्रेजिंग ऑफ ग्रास है, क्या हमने ग्रास को उगाने के लिए बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया था? घास को उगाने के लिए ना, घास अपने आप उग जाती है जी, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो ग्रेजिंग ऑफ ग्रास अगर होता है और उसके लिए मैंने कोई रेवेन्यू रिसीव किया है, तो दैट शेल नॉट रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि मैंने वहां पे बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं किया। अच्छा, इनकम फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री, जिसके अंदर की बेम्बूज वगैरह होते हैं, बेम्बू स्टिक्स होती है ना बांस के, तो ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आती है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या होती है, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक को हम पहले मानते थे जी, अब नहीं मानते। ठीक है, जैसे पशुपालन, मछली पालन,
ये सारी चीजें होती। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग को भी पहले हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर मानते थे, अब नहीं मानते। फिशरीज को भी, मतलब ये सब इसी के अंदर आ जाता है। डेयरी फार्मिंग, इनको हम अब नहीं मानते, पहले मानते थे कब। ओके डन। अच्छा उसका जो सीड से था, मतलब हाँ। सीड अगर वो उसको काम ही है हाँ तो भी हाँ, पार्टनरशिप के लिए मैंने बताया अभी आप लोगों को, पेमेंट रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म हैविंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ये क्या है जी, एग्जाम्प्ट। ओके अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ एक और चीज बताता हूं। ये है हमारे पास में पार्शियल इंटीग्रेशन का, ये रहा परसेंटेज, ये आपको याद रखना है जी। हाँ, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, इसके लिए एग्रीकल्चर कितना माना जाएगा, 65% और 35 बिजनेस माना जाएगा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, आप देख रहे हो, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिखा है पहले वाले में, और सॉरी, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिखा है दूसरे वाले में। और वहां पे ना दो और चीजें हैं, ये क्या पिक्स लेते रहते हो, ये तुम्हारी बुक का पार्ट है, पीडीएफ तुम्हारी बुक का पार्ट है, तुम्हारी बुक है तुम्हारे हाथ में, उसमें टिक कर लो। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, यहाँ पे दो चीजें हैं ना, ग्रोन एंड कर्ड। अगले वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। तो एक्टिविटीज के हिसाब से समझ में आ रही है बातें कि यहाँ पे दो एक्टिविटी अलग है, इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, तो रेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, परसेंटेज याद करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 60 और 40। ये पार्शियल इंटीग्रेशन के रेट्स आपको याद करने, ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। इसको एक बारी पढ़ लो तुम लोग। जो बच्चा बाद में वीडियो देख रहा है वो इसको पॉज कर ले यहाँ पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मैंने आपको सेलेबल टू मार्केट बोला था। हाँ सर, यस सर। ठीक है, जरा इस चीज को पढ़िएगा, क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट के अंदर, इफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन मार्केट एज सच आफ्टर ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग, तो वैल्यू कैलकुलेटेड, मार्केट वैल्यू क्या मानी जाएगी, वैल्यू कैलकुलेटेड एट एवरेज प्राइस एट विच इट हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जो भी वैल्यू उसकी होगी वही उसकी एवरेज मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। मतलब मान लो कभी 10 रुपए किलो बिकता है, कभी 50 रुपए किलो मिलता है, तो जो भी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ना इनकेपेबल है बीइंग सोल्ड इन मार्केट आफ्टर ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग, तो हम क्या कहते हैं, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस प्लस रेंट पेड फॉर लैंड ऑन विच इट हैज ग्रोन प्लस सच प्रॉफिट एज एओ थिंग्स विच इज रीजनेबल। इसका मतलब है ना, नेट शेल में एक बात बता देता हूं कि जितने भी हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस लगे हुए हैं ना उसके ऊपर, और जिसके हम एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं,
वहां तक तो वो बिजनेस वो होंगे क्या नाम है अपना एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस, और उसके बाद जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे बिजनेस एक्सपेंस मान लिए जाए। ये है। तो सर मार्केट वैल्यू उसमें कैलकुलेट हो जाएगी जो ये एक्सपेंसेस। देखो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, एक मिनट के लिए हम ये कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया तो सही है भी, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अगर सेलेबल टू मार्केट करने के लिए हमारे को फर्दर कुछ एक्सपेंस करने हैं, तो ऑर्डिनरी प्रोसेस अगर है, फर्दर कोई एक्सपेंस करने हैं, तभी वो सेलेबल टू मार्केट होगा, जो कि उसकी बेसिक नेचर में ही आती है। तो वो एक्सपेंस क्या है जी, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस है। अगर इसके अलावा भी हम उसको सजाने वजाने पे या बेचने के लिए करने पे कुछ और फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर बिजनेस एक्सपेंस हो जाएंगे, वो बिजनेस इनकम में से माइनस होंगे बस। अच्छा जरा इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं आंसर भी दिख जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, शुगर केन उगाता था और मैन्युफैक्चर था किसका, शुगर का, और डाटा इस तरीके का दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, सॉरी नॉट शुगर केन 6 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन व्हेन ट्रांसफर टू फैक्ट्री, यानी कि ये फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसकी, यानी खुद से ही खुद को बेचने की कॉस्ट, मैं ये कह सकता हूं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिजनेस के अंदर आ जाएंगी, सेल ऑफ शुगर फाइनल अमाउंट है जो कि शुगर से मिल रहा है, और सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु लुक आफ्टर ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंपनी, ये भी बिजनेस एक्सपेंस है। जरा फटाफट से सॉल्व करके दिखा दो प्लीज, कोशिश कीजिए गलत करने की। हाँ बताना है कि बिजनेस इनकम कितनी है और वो दूसरी इनकम कितनी है, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। बिजनेस एक्सपेंस तो हमारे 9 लाख है, और जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 15 लाख। एग्रीकल्चर इनकम बताइए प्लीज। अच्छा एग्रीकल्चर सेल क्या मानेंगे आप, ये फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख। हाँ 25 लाख। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, कृपया ध्यान से सुनो, आप भावुक हो जाते हो। ये है गन्ना, ऐसा ही दिखता है ना, इसको मैं लेके गया मार्केट में। अच्छा मैं मार्केट में नहीं लेके जाता, अब की बार मैंने क्या किया, मेरे पास ऑप्शन 2 था, मैं इसको कहां ले गया, फैक्ट्री में ले गया। फैक्ट्री में अगर मैं किसी और से खरीदता, अगर खुद मैंने ग्रो ना किया होता, तो ये मेरे को पड़ता कितने का, 10 लाख रुपए का। तो ये मेरी परचेज वैल्यू हो गई किसकी, बिजनेस की, और यही मेरी सेल वैल्यू होगी किसकी, एग्रीकल्चर की। यानी कि एज अ कल्टीवेटर ऑफ लैंड, अगर मैं अपने आप को एज अ फार्मर अगर मैं आपको देखता हूं, तो मेरी सेल वैल्यू कितनी है जी, 10 लाख। ये गन्ना को उगाने की कॉस्ट कितनी लगी मेरी, 6 लाख। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो कितनी गई सर, 4 लाख, है ना। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम इनका डिफरेंस है 4 लाख, और फिर मैंने इसको बेचा कितने में, 25 लाख पे। 25 लाख ही है ना, हाँ। और बीच में मैंने एक मैनेजर रखा और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी आई, ठीक है। अब 25 में से मैं कितना माइनस कर रहा हूं, 25 में से माइनस कर रहा हूं, एक तो ये 10 परचेज अमाउंट हो गया। फिर मैंने ये मैनेजर रखा था, क्या नाम है, हाँ मैनेजर रखा था कितने का, 3 लाख रुपए का, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, 6 लाख रुपए की। तो ये मेरी कितनी इनकम आ जाएगी जी, 6 या 4, 6 लाख रुपए। ये बिजनेस वाली इनकम आ जाएगी, ये बिजनेस इनकम आ जाएगी। 4 लाख। अब देखो जरा अपना आंसर, 4 लाख मेरी, ये कहां चले गए भाई साहब, बच्चे वो उसकी परचेजिंग अमाउंट है ना, तो 10 लाख तो माइनस करोगे ना, बिजनेस ने भी तो किसी से खरीदा है ना। अब मैं ही सेम पर्सन हूं, दैट डजंट मीन ना कि मेरे एक्सपेंस नहीं हुए। वो कहेगा जी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दिखाओ, तो मैं बोलूंगा नहीं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस वो है जो कि खरीदे गए हैं। कैसे, किससे खरीदे गए हैं, कहते जी मैंने खुद को ही बेचा था सामान, ये रही हमारी टोटल इनकम।
समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, हाँ सर आ रही है। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, हाँ सर आ रही है। क्या वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? हाँ सर है। क्या आप इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट कर सकते हो? हाँ। अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, करके दिखाओ। स्टेप वाइज वाले हाँ स्टेप वाइज, पहले तो इसके आंसर को लिखो, पहले इसके आंसर को इस तरीके से लिखो और बाद में टैक्स कंप्यूट करके बताओ। जो 3 स्टेप बताए थे उसके अकॉर्डिंग। हाँ 3 स्टेप जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग। स्टेप वाले थोड़ा टफ लगा। अच्छा बेसिक एग्जामिनेशन कम था। बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट इसमें 2.5 लाख रुपए होगी। पहले आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप, वहां लिखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये, और अगर क्वेश्चन भी लिखना है तो क्वेश्चन भी लिख लो कॉपी में, तो ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है। फिर टैक्स कंप्यूट करके बताओ। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी करेंगे, मैं पीडीएफ मंगवा सकता हूं, याद रखना दोस्तों। जो तुम छुट्टी मार करके घर पे बैठ गए हो ना, सोच रहे हो बच गए हैं हम, किसी दिन घर पे ही आके वध कर दूंगा तुम्हारा। बच्चों 1 मिनट यहां पे आना मेरे साथ, यहां पे सुनना, इधर देखना। हमारा वो जो लिखा था हमने कहां चला गया? तीन कंडीशंस लिखवाई थी ना मैंने आप लोगों से। अच्छा वो दूसरे उसमें था, ठीक, एक सेकेंड। इधर देखना जरा, एंड इसको इधर लिखो, जरा ध्यान से देखो इसको, एंड एग्रीकल्चरल इनकम more than ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, तो वैसे पर एनम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पर एनम लिख देता हूं, तो आप इसको जरा लिख लो, ये भी है इसके अंदर। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए उसकी। ठीक है, छोटा सा वेरिएशन है, बाकी जो आप कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे अभी तक। इसका आंसर क्या है? मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि अरे शायद मैंने ये लिखा नहीं। इसका आंसर क्या है? ये कर रहे थे ना, इसका आंसर आंसर तो यही है, वो तो मैंने बोला हुआ है कि टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। 70,000 सर 70,000 रुपए। अच्छा चेक कर लेते हैं। 70,000 रुपए आ रहे हैं नेट टैक्स से।
तो जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड। लेकिन हमने तो इसका कर लिया ना फिर वो पार्शियल इंटीग्रेशन तो कर दिया ना हमने इसका 60-40 का, वो 60-40 कह रहा हूँ, वो बिजनेस और उसका। लो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसको कट से काट देता हूँ, एक्स कर देता हूँ, मिस्टर एक्स। हाँ सर, आपने कहा था ना इंडिविजुअल मैंने तुमसे ना टैक्स लायबिलिटी निकलवानी है, ठीक है, इसलिए तुम निकाल करके बताओ। मैंने उसको एक्स बना दिया। सर जो 5000 रुपये लिखना आपने कराया है वो रूल है। अच्छा तो तुम लोगों ने सर आप पहले तो तुमने 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकाला होगा, और 10 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है? 112,500 एक तो 12,500 बन जाएगा, और साथ में कितने बच जाएंगे? 1 लाख बन जाएगा। 5 लाख के ऊपर 5 लाख से 10 लाख पे जाएंगे ना, 1 लाख। देखो ना, 0 से 2.5 लाख रुपए के ऊपर निल, 2.5 से 5, फिर 5 से 10, 1 लाख 5 से 10 कितना? 20%, 1 लाख रुपए बन गया। तो स्टेप 1 में तुम्हारा टैक्स कितना आ गया? 1,12,500। ये स्टेप 1 का है। और स्टेप 2 का देखो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख और एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख, तो 6.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स, 2.5 लाख रुपए के ऊपर निल, और 2.5 से 5 तक 12,500 5%, और फिर 5 लाख से 6 लाख तक 6,50,000 तक, 1.5 लाख के ऊपर 30%, 30,000, 20% लगेगा, 1.5 लाख तक 30,000 आ जाएगा। 1.5 लाख के ऊपर 20%, 30,000 रुपए आता है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 42,500। ठीक है, 1,12,500 में से कितना आ जाएगा? 70,500, 70,000 आएगा सर। 70,000। टोटल 70,000। हाँ। सर सेस भी तो इंक्लूड होगा ना? हाँ सेस इंक्लूड होगा, अब लगेगा। इंक्लूड नहीं किया यार। सेस 4% लगाओ। ये आ गया 72,800। 70,000 कैसे आया? 1,12,500 में से 42,500 माइनस गए तो 70,000 हो जाएगा। हाँ, 72,800 है सर। 72,000 ठीक है जी, हो गया ये। अच्छा अब ये लो, करो जरा इसको, 8th क्वेश्चन को। नागपुर इंडिया में है क्या? यस सर। हाँ इंडिया में करो करो। ये वाला 8th। मुझे नहीं पता ना, आप करो ना, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा। क्या बता दूं? बिजनेस इनकम तो सिर्फ 1,60,000 होगा ना? हमारी सैलरी की इनकम है हमारे पास में 3 लाख, ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2,10,000,
एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन नागपुर और एक्सपेंस लिखे हुए हैं। बेटा बिजनेस इनकम कहाँ दिखाई दे रही है इसमें आपको? 1 लाख का है कि सर सीधा? है ना एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग टैक्सेबल तो सर होगा क्योंकि ज्यादा amount एक्सपेंस अर्निंग, एक एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम। हाँ ये बिजनेस एक्सपेंस है क्या? वो सर एग्रीकल्चर एक्सपेंस है। बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ये बिजनेस एक्सपेंस है। अभी तो लिखा ही हुआ है, उसने खुद डिक्लेयर किया हुआ कि ये एग्रीकल्चर इनकम अर्न करने के लिए किए गए एक्सपेंस हैं, तो वो बिजनेस एक्सपेंस हो जाएंगे या एग्रीकल्चर एक्सपेंस हो जाएंगे? एग्रीकल्चर एक्सपेंस हो जाएगा। बिजनेस एक्सपेंस वो होते थे जब सेलेबल टू मार्केट करने के बाद में उसने मैनेजर रखा था जो मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उसकी, वो उसे सेल करने के तक के जो सेल करने तक के लिए जो एक्सपेंस अप्लाई करते हैं। हाँ उसके बाद जो है ना सेल करने के कैपिटल बनाने के कैपेबल बनाने तक के जितने भी एक्सपेंडिचर है वो एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में जो उसका हो रहा है, अगर हम ही उसके मैन्युफैक्चरर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो प्रोड्यूसर होने के बाद पिछले क्वेश्चन में हम मैन्युफैक्चरर भी हो गए उसके, और जब हम मैन्युफैक्चरर हुए तो हम उसका फेयर मार्केट वैल्यू तो ले लेते थे परचेज अमाउंट की तरह, और फिर फर्दर जो हमने प्रोसेसिंग की वो भी बिजनेस एक्सपेंस है। मुझे बस ये समझना है कि हम इसको एग्रीकल्चरल एक्सपेंस तो मानेंगे और बिजनेस एक्सपेंस। एग्रीकल्चर एक्सपेंस तब तक होते हैं जब तक ये सेलेबल टू मार्केट होने के लिए, मतलब आप फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो ले जा रहा है मंडी में सामान बेचने के लिए, तो उसका जो लॉरी जिसमें वो लेकर के जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा लग रहा है, वो उसकी फसल को वहां बेचने के लिए जरूरी है, ये उसके एग्रीकल्चर एक्सपेंस है। और बाद में जब जो पर्सन उसको ले गया होगा वो उसके बिजनेस एक्सपेंस होंगे, उस जो ले गया है जो ले गया। यहाँ पे बिजनेस इनकम तो है ही नहीं। इनकम नहीं सारी एक्सपेंस बोलना पड़ता है तो बिजनेस एक्सपेंस। हाँ तो ये हमारे एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस है और ये हमारी एग्रीकल्चर रेवेन्यू है। सर फिर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को मतलब बिजनेस की लिया था बिजनेस एक्सपेंस। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो बिजनेस में ही होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड वो तो फिर सेल करने के लिए मतलब मैन्युफैक्चरर तभी। मैडम आप है ना सेलेबल टू मार्केट करने में ना कंफ्यूज हो। सेलेबल टू मार्केट आप एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कर रहे हो या फिर सेलेबल टू मार्केट आप बिजनेस प्रोडक्ट का कर रहे हो, ये चेक करो पहले तो अपने माइंड में। जब आप, मैंने अभी शुगर केन का एग्जांपल लिया था, अच्छा वो तो शुगर बनाने के लिए। हाँ ओके, ओके। ये शुगर केन से यहां पे पहुंचे आप फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री क्या है आपका, ये मार्केट है ना, और फिर आप कस्टमर के पास पहुंचे तो सेल तो यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है। ये वाली एग्रीकल्चर की सेल है और यह बिजनेस की सेल है। ओके, जो फैक्ट्री लाने तक एक्सपेंस होगी वो एग्रीकल्चरल हाँ जी, है ना? हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूं उतनी देर से। हाँ, चलो ये देख रहे हैं चीज लिखी हुई है 4th पॉइंट में कि सम जो भी आएगा 3rd पॉइंट के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा सरचार्ज से, वो तो होगा ही होगा सरचार्ज से, अगर एप्लीकेबल हुआ तो। यानी कि अगर सरचार्ज लगना होगा, कब लगता है सरचार्ज ये देखेंगे, सरचार्ज लगना होगा तो वो बढ़ भी जाएगा टैक्स का अमाउंट और कम भी हो जाएगा अगर 87A पिक्चर में आ गया तो। 87A पिक्चर में कब आता है बताना जरा जल्दी से, मुझे तो पता ही नहीं है कब आता है, बोलो 87A पिक्चर में कब आता है? When income is less than 5 lakhs तो 87A आता है पिक्चर में। और यहां पे रिबेट कितना मिलता है सब भूल जाते हैं, टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लेस। याद आया? इसका आंसर देना सर। आंसर नहीं दिखाऊंगा अभी, हो गया था ना। हालांकि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं चेक कर रहा था आप लोगों को।
क्या आप लोग कितनी बातें याद रखते हो, कितनी नहीं रखते हो? सर आप बहुत पहले की बात करते हाँ, बहुत पहले की बात नहीं, सारी बातें पूछी जाएंगी। 1 लाख रुपए वो टोटल 5,10,000 सर आपको इतनी जल्दी क्वेश्चन ये रहा। सही आ गया। हाँ जी, 3 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम थे, हाँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2,10,000 थे, हाँ आपकी ग्रॉस इनकम 5,10,000 है, जो कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो कि मिस्टर शुभम के हाथ में कितनी है, 2.5 लाख, उससे ज्यादा है ना। और साथ ही आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जिसमें कि आपकी नेट इनकम 1,10,000 रुपए निकली है ना, दोनों को एडजस्ट करके, ठीक है ना। ओके, इन दोनों को एडजस्ट करके क्या ये 5,000 से ज्यादा थी? हाँ, 5,000 से ज्यादा थी। लेकिन बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो हमें देखनी है अदर इनकम के केस में। 5 लाख 5,10,000 अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा, प्लस अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए पर एनम से ज्यादा होगी तो टैक्स लगेगा, प्लस जो पर्सन है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा। ये तीनों कंडीशन जब पूरी होंगी तब टैक्स लगेगा। तो मतलब इस 1 लाख में भी लगेगा ना? हाँ जी, ये 1 लाख भी लगेगा ना? 1 लाख कौन सा बेटा? हाँ वो एग्रीकल्चर इनकम 1,10,000 पे लगेगा। 1 लाख तो एग्जाम है ना। अरे हाँ लेकिन मतलब हम निकालने के लिए भी यूज करेंगे ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुनिए, सुन ले ये अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, यस सर। ये आपको समझ में आता है? हाँ क्या आपको ये समझ में आता है? 5,10,000 इनकम, सुमित जी क्या आपको ये समझ में आता है कि ये 5,10,000 अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है? यस सर। और क्या ये मोर देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट है? यस सर। हाँ सर, शुभम के केस में हमारी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा है। अच्छा, नंबर 1 वो शुभम है, इंडिविजुअल है, पहली टिक, पहली कंडीशन टिक, ओके है। दूसरा, उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, हाँ सर, 1,10,000 को 5,000 से ज्यादा माना जाता है। दूसरी कंडीशन का सेकंड पार्ट, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है इसकी ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हाँ सर, ये भी। और थर्ड क्या था? थर्ड तो कुछ था ही नहीं, थर्ड यही था कि उसमें होनी चाहिए जो कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं जी, इसके ऊपर पार्शियल, इसके ऊपर लगेगा टैक्स। और लगेगा टैक्स कैसे लगेगा? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाओ, जल्दी से बताओ। ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है हमारी? सर, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 1,10,000। 1,10,000 सर वो 5,10,000 मतलब नॉन एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर कह रहा था मैं, भावनाओं में बह गया। वो तो अदर देन में तो नॉन एग्रीकल्चर था ना, 5,10,000। हाँ, सर वो 1 लाख नहीं होगा। 1,10,000 नहीं है सर, 1 लाख 1,10,000 है। 2,10,000 में से 1,10,000 जाएगा तो 1 लाख ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही। 1,10,000 मैं इसको तब से 1,10,000 बोले जा रहा हूँ। 1 लाख रुपए, ठीक है जी। तो ये 1 लाख रुपए हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, जो कि ज्यादा है 5,000 रुपए पर एनम से। हाँ जी, हमने स्टेप 1 बनाया, यस हो गया। 6,10,000 रुपए के ऊपर टैक्स कितना? इतना बना। चेक करो, आपका भी इतना ही यस बना। सर। यस सर। फिर हमने बेसिक एग्जामिशन लिमिट ली 2.5 लाख रुपए और प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम लिया, या एग्रीकल्चर इनकम लिया, एग्रीकल्चर इनकम लिया। एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 1 लाख। 3.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना बना जी? 5,000। फिर सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दिया तो 29,500 आ गया। 4% इसके ऊपर 4% सेस लगाया तो इतना 30,680 रुपए हमारा नेट आंसर आ गया।
और इसी के साथ ही आपका ये एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जी जनाब, ये इतना ही था। बाकी ऐसे ही है। नोटबुक